नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक है तो उसमें ये थर्ड चैप्टर दिया गया है, जबकि न्यू एडिशन में ये सेकंड चैप्टर रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। टोटल 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन, हिस्ट्री का जितना भी मैप वर्क है वो इसी चैप्टर में से रहने वाला है। हिस्ट्री की अगर बात आए तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग होती है। अगर आपको कंपेयर करने के लिए पूछा जाए कि हिस्ट्री, जियो, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स में से सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको डिफिकल्ट नहीं बोलते, बोरिंग है। क्योंकि हिस्ट्री मतलब, उनको लगता है हिस्ट्री मतलब डेट्स, हिस्ट्री मतलब लड़ाइयाँ, हिस्ट्री मतलब कहानियाँ। लेकिन क्या एग्जैक्टली आपने सोचा है? कहानियां तो इजी होती है, कहानियां इंटरेस्टिंग होती है, फिर ये बोरिंग क्यों लगता है? बोरिंग लगने का एक कारण ये होता है कि हम हिस्ट्री को पढ़ने का जो हमारा तरीका होता है वो सही नहीं होता। जैसे हम जियो, इकोनॉमिक्स या सिविक्स को पढ़ते हैं, वो सेम वे से हम हिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसके पढ़ने का एक अलग मेथड होता है, एक अलग पैटर्न होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। हिस्ट्री सीरियल की तरह होता है। टीवी सीरियल आप देखते होंगे। टीवी सीरियल में क्या होता है, अगर हमने एक भी सीरियल को मिस कर दिया तो उसके बाद नेक्स्ट वाले सीरियल जो हमारा एपिसोड होगा वो ठीक से हमें समझ में नहीं आता या इंटरेस्ट भी नहीं आता। अगर हम मूवी में बीच में अगर जंप मारते हैं तो हमें वो मूवी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, क्योंकि हमने स्टोरी समझी नहीं। सेम हिस्ट्री के साथ है। हिस्ट्री में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला कि हिस्ट्री में हमें कहानियों को कनेक्ट करना होता है। कोई भी घटना घटित होती है उसका पीछे जो बैकग्राउंड है वो अगर हम समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा कि ये क्यों हुआ, और उसके आगे के जो पार्ट होंगे, जो कुछ भी घटित हुआ, उसको समझने में आसानी मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री में सीधे क्वेश्चन आंसर के ऊपर जंप मारते हैं। वो कभी भी आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी अगर हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट से करने की कोशिश की तो। दूसरा, हिस्ट्री में अगर हमें इंटरेस्ट लेना है तो उससे हमें खुद को कनेक्ट करना होगा। जैसे अगर हम बात करें 1915 की, तो हमें 1915 में खुद को जाना होगा, अपने माइंड को लेके जाना होगा। अगर हम वहां पर पहुंच गए तो हम उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से फील कर पाएंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर आपकी लाइफ का, हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर को हम कुछ अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से आपको सुनना है, समझना है, एक कहानी चलेगी। और ये जो चैप्टर है वो कहानी है 1915 से 1934 के बीच में, 1915 से 1934 के बीच की कहानी है। यानी इस युग को हम गांधी युग कहते हैं। 1915 में गांधी जी आते हैं, उसके बाद 1934 तक हमारे देश में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित होती है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टाइमलाइन की बात करेंगे। टाइमलाइन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, यानी कि कंटेंट की बात करेंगे। और ये जो कंटेंट है मैं टाइमलाइन के साथ दे रहा हूं, कि यानी ईयर के साथ, कि कब क्या क्या हुआ और कब क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर की शुरुआत होगी वो 1915 से होगी, 1915 से होगी, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। गांधी जी इंग्लैंड चले गए थे अपनी उच्च शिक्षा के लिए, और वहां से लौटने के कुछ समय बाद वो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। और 1893 में, 1893 में और 1915 में वो देश वापस लौट के आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि उसके बाद हमारा जो आंदोलन चल रहा था, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उसकी दशा और दिशा दोनों बदल गई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में 1916 में, नेक्स्ट ईयर 1916 में सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे और बात करेंगे चंपारण आंदोलन की, जो गांधी जी का पहला आंदोलन था हमारे देश में। उसके बाद 1917 की बात करेंगे। 1917 में खेड़ा आंदोलन, जो गांधी जी का दूसरा आंदोलन था, ये आंदोलन गुजरात में हुआ था, वहां के किसानों के पक्ष में। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ था, क्या कारण थे, क्या निकला इससे। उसके बाद 1918 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई जिसके बारे में हम पढ़ने वाले। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और अहमदाबाद आंदोलन, यानी कि दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध है वो कब हुआ, उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं कि उसमें क्या क्या हुआ, कब हुआ, और उसके भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद आंदोलन ये गांधी जी का बैक टू बैक तीसरा आंदोलन था, जो वहां के मील मजदूरों के पक्ष में था। ओके, तो वहां क्यों किया गया था यह आंदोलन और उस आंदोलन के क्या परिणाम निकले, ये हम पढ़ेंगे 1918 में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 1919 की बात करेंगे। 1919 में दो बड़ी घटनाएं होती है, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड।
अब रोलेट एक्ट था वो क्या था, क्यों पास किया गया, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो क्यों हुआ। ये जो घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है, तो कैसे क्या क्या हुआ ये हम समझेंगे 1919 में। उसके बाद 1920 में एक बड़ी घटना होती है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। तो खिलाफत आंदोलन क्यों किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 1920-21, यहां पे मैंने 20-21 इसलिए दिया कि असहयोग आंदोलन था, उसको चलाने का डिसीजन 1920 में लिया गया था, 1920 में लिया गया था। ओके, और 1921 में इसकी शुरुआत होती है जनवरी में, तो इसलिए इसको हम ज्यादातर 1920-21 लिखते हैं। ये असहयोग आंदोलन हमारे देश का पहला देशव्यापी आंदोलन था। ओके, पहला बड़ा आंदोलन था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वो हम समझेंगे। उसके बाद 1922 में चलेंगे, चोरी चोरा की घटना की बात करेंगे। ये वो घटना थी जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया, या फिर चोरा चोरी की घटना क्या थी, ये हम समझेंगे 1922 में। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, जो क्यों की गई, किसने की, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, ये हम समझेंगे 1923 में। तो यहां तक 1923 तक, 1915 से 1923 तक का जो पीरियड है, 1915 टू 1923 का पीरियड है, ये हम फर्स्ट एपिसोड में करेंगे, पहले पार्ट में। उसके बाद बाकी का जो चैप्टर है, यानी कि 1924 से लेकर के 1934 तक, वो हम सेकंड एपिसोड में करेंगे। उसके बाद 1924, 25, 26 में कोई भी बड़ी घटना हमारे देश में नहीं होती है। 1927 में एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। क्यों होती है ये हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन है वो भारत पहुंचता है और उसका स्वागत किया जाता है, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारों के साथ। क्यों किया जाता है ये हमें समझना है, और इसी वर्ष नेहरू रिपोर्ट है वो पेश की गई थी। उसके बाद 1929 में चलेंगे, अगले वर्ष ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि आर्थिक महामंदी आती है, जो कि हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो उसके प्रभाव जैसे जर्मनी के ऊपर पड़े थे या पूरे विश्व के ऊपर पड़े थे, वैसे ही प्रभाव हमारे देश के ऊपर भी पड़े थे। साथ ही साथ कांग्रेस का लाहौर सत्र भी होता 1929 में, जो एक ऐतिहासिक अधिवेशन था। ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है तो ये हम जानेंगे यहां पर। उसके बाद हम 1930 में पहुंच जाएंगे। 1930 में पहुंचेंगे, वहां पर हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन की। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये 3 हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ओके, लगातार हुए थे 1930, 31 और 32। साथ साथ 1930 में दांडी मार्च, जो काफी प्रसिद्ध है, दांडी मार्च हुआ था गांधी जी का, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो दूसरा देशव्यापी आंदोलन था गांधी जी का हमारे देश में, उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद 1931 में हम समझेंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में, जो कि हमें ज्यादा नहीं डिस्कस करना है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। क्या होता है इसमें ये हम समझेंगे। फिर 1932 में चलेंगे, वहां पे हम बात करेंगे तीसरे गोलमेज सम्मेलन की, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, और पूना पैक्ट, जो गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में होता है, उसको हमें समझना है। फिर 1933 में बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरे चरण की शुरुआत होती है, सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना है। और 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर रहेगा, एक कहानी चलेगी, यानी अगर हम इसको इस तरीके से समझेंगे कहानी के तरीके से, तो ये चैप्टर आपको हलवा लगने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की। सबसे पहले जैसे चैप्टर की हेडिंग दी गई, टाइटल दिया गया है, चैप्टर हमारा भारत में राष्ट्रवाद। ओके, भारत तो सबको पता है, ये राष्ट्रवाद क्या होता है जैसा कि हमने पहले चैप्टर में समझा। चलिए दोबारा हम समझने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद आमतौर पर एक समान जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें रहने वाले लोगों के बीच जो समान एकता है या भाईचारे की भावना है, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। आमतौर पे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जो भाईचारे की भावना है, एकता की भावना है, उसको हम राष्ट्रवाद कहेंगे। अब ये जो भाईचारे या एकता की भावना क्यों पैदा होती है, कि जैसे उनका एक जैसा इतिहास हो, अगर उनकी एक जैसी संस्कृति हो, एक जैसी परंपरा हो, तब ऐसा कुछ होता है। ओके, जैसे हमारी अगर कल्चर एक जैसी है, हमारा अगर इतिहास एक जैसा है, हमारी अगर परंपराएं मिलती है, तो हमें ऐसा भाव पैदा होता है कि हम सब एक ही देश के निवासी हैं। ओके, या दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो देश के प्रति जो प्यार है, समर्पण है, लगाव है, अपनेपन का भाव है, वफादारी है, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ओके, देश के प्रति जो भक्ति है, आपका जो लगाव है, प्यार है, प्रेम है, या लोगों में जो आपसी भाईचारे की भावना है, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे हम सुबह नेशनल एंथम गाते हैं, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान, सुबह स्कूल में होता है,
जब राष्ट्रगान होता तो एक अलग सी फीलिंग आती है कि हम इस देश से जुड़े हुए हैं, वो राष्ट्रवाद होता है। या फिर जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, आपने भी देखा होगा, हम आधे घंटे तक उकड़ू बैठे रहते हैं कहीं हमारा प्लेयर आउट ना हो जाए। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि कौन सा प्लेयर किस स्टेट से है, कौन सी कल्चर से बिलोंग करता है, कौन सी भाषा को बोलता है। उस वक्त ये होता है कि वो भारतीय टीम है। वो जो फीलिंग होती है वो भी राष्ट्रवाद होता है। ओके, तो राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति जो प्यार है, देश के प्रति जो लगाव है, देश के प्रति जो समर्पण का भाव है, वो राष्ट्रवाद है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो आपसी भाईचारे का भाव है, जिसे हमें लगता है कि हम सभी एक ही भाग के, एक ही देश के हिस्से हैं, तो उसे भी हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ओके, तो राष्ट्रवाद आपको समझ में आ गया होगा कि देश के प्रति जो प्यार, प्रेम, समर्पण, वफादारी, लगाव है, देशभक्ति है, उसको हम राष्ट्रवाद कहेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भारत में जो राष्ट्रवाद था, कि देश के प्रति जो प्यार का भाव था, जो आपसी भाईचारे का भाव था, जो एकता का भाव था, ये क्यों पैदा हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, कौन कौन से कारक थे, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी 1915 से लेकर के 1934 के बीच में, उनके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद है, इसकी शुरुआत क्यों होती है। तो भारत में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है वो वैसे ही होती है जैसे अन्य देशों में हुई थी, जो गुलाम देश थे, उपनिवेशिक जो देश थे। हम क्या थे? हम उपनिवेश थे। उपनिवेश किसके थे? ब्रिटेन के उपनिवेश थे, क्योंकि ब्रिटेन के अधीन थे। ओके, तो भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत थी, उसमें बड़ा योगदान ब्रिटिश सरकार का ही रहा था कि लोगों ने उपनिवेशवाद के साथ अपने संघर्ष की प्रक्रिया में एकता की खोज की। यानी हम संघर्ष कर रहे थे किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीतियां कुछ ऐसी थी जो हमारा शोषण कर रही थी। अब शोषण कर रही थी, चाहे वो उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो या पूर्वी भारतीय हो, पश्चिमी भारतीय हो, उनके साझा दुश्मन थे। कौन थे? साझा जो शत्रु थे वो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि वही उनका शोषण कर रहे थे। तो उपनिवेशवाद के तहत उत्पीड़ित होने की भावना ने एक साझा बंधन प्रदान किया, जिसने कई अलग अलग समूहों को एक साथ बांधा। कि इसी नीति के कारण, जो उपनिवेशवादी सरकार, ब्रिटिश सरकार की नीति थी, उससे क्या हुआ? हम में एकता का भाव स्थापित हुआ। ओके, ऐसा होता ना कि दोस्त का जो दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। ओके, और जो दुश्मन का अगर दुश्मन है तो हमारा दोस्त है। तो यहां पर ऐसा हुआ कि ब्रिटिश सरकार थी, वो शोषण कर रही थी, तो सभी लोग थे जिनमें एकता पहले नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सबका शत्रु एक जैसा है, सबको एक एक करके निपटा रहे हैं इंग्लैंड वाले, ये ब्रिटिशर्स, तब उन्होंने देखा कि हमें एक हो जाना चाहिए। तब उन्होंने यहां से शुरुआत होती है हमारे यहां पे राष्ट्रवाद की भावना के विकास की। लेकिन उसको सही दशा और दिशा दी गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने, और उसमें बड़ा योगदान था एक संगठन का, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जिसकी स्थापना 1885 में होती है। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी है, इसकी स्थापना करते हैं। तो गांधी जी और कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने इन सभी जो समूह थे, जो इस बात का तो गुस्सा था कि अंग्रेजों से हम तंग आ चुके हैं, अंग्रेजों को बाहर निकालना है, लेकिन ठीक से एक संगठित था, उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य दिया, एक सही दिशा दी, वो दी गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने, जिसके बाद हम आजादी तक पहुंच पाए। क्योंकि वहां पर दिशा या एक उद्देश्य होना बेहद जरूरी था। जैसा हमने 1857 की क्रांति में देखा, आपने 8th क्लास में पढ़ा, 1857 की क्रांति में क्या हुआ? हमने लड़े, हमने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। हुआ क्या? हम हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि हमारा ना तो एक उद्देश्य था, कोई पेंशन के लिए लड़ रहा था, कोई अपने दत्तक पुत्र को राजा बनाना चाहता था, कोई सेनापति बनना चाहता था, कोई अपने छोटे से इलाके के लिए लड़ रहा था। अलग अलग उनके उद्देश्य थे, और एक नेता भी नहीं था। यही हो सकता था अगर गांधी जी और कांग्रेस पार्टी एक मजबूत नेतृत्व यहां पर नहीं देते। ओके, तो यहां पर हमें कितना समझा? हमने एक चीज तो ये समझी कि राष्ट्रवाद क्या है? देश के प्रति जो लगाव है, प्यार है, प्रेम है, देशभक्ति है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत किसके कारण हुई? उपनिवेशवादी सरकार की शोषणवादी नीति के कारण हुई, और उसमें बड़ा योगदान दिया राष्ट्रवाद के विकास में गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने। ओके, तो यहां से आपका सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, और भारत में राष्ट्रवाद के जो भाव है वो जो उत्पन्न हुआ था, तो उसके पीछे बड़े कारण क्या थे। अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की, सत्याग्रह के ऊपर आते हैं। सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण विचार था, एक इंपॉर्टेंट आइडिया था जो गांधी जी ने दिया था, और यही वो हथियार था जिसके बल पर हमने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। यानी अंग्रेजों को भागने पर हमने यहां से मजबूर कर दिया था
इसी सत्याग्रह के विचार के ऊपर। इसमें गांधी जी जो थे, गांधी जी युग की अगर शुरुआत की बात की जाए तो गांधी जी युग की शुरुआत होती है 1915 में। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौट आए थे। कहां से लौट के आए थे गांधी जी? गांधी जी इंडिया से, गुजरात से चले गए थे। कहां? इंग्लैंड चले गए थे लगभग 1888 में। किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए। ओके। उसके बाद वो कुछ समय के लिए भारत आए, हालांकि थोड़े से समय के लिए, लेकिन बाद में वो चले गए थे कहां? दक्षिण अफ्रीका। ओके। उन्होंने 1893 से लेकर के 1915 तक का अपना ज्यादातर जो समय था वो दक्षिण अफ्रीका में बिताया। और वहां दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद की नीति को देखा। रंग भेद की नीति मतलब रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था वहां पर। वहां की जो अंग्रेजी सरकार थी, गोरी सरकार थी, वो काले लोगों के साथ केवल इसलिए भेदभाव करती थी क्योंकि वो काले लोग थे। उनके लिए नियम, कायदे, कानून सब कुछ अलग थे। अगर आप 2 अक्टूबर के आसपास टीवी देखोगे तो आपको एक क्लिप दिखाई देगी, बहुत बार उस क्लिप को आप देख पाओगे। उस क्लिप में दिखाया जाता है कि कैसे गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया जाता है सामान के साथ। क्यों? क्योंकि जो डिब्बा था वो रिजर्व था गोरे लोगों के लिए और गांधी जी गोरे नहीं थे। लेकिन जिस अंग्रेज अधिकारी ने जो गांधी जी और उनके सामान को बाहर फेंका था, शायद उनको अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को आप बाहर फेंक रहे हो एक दिन यही व्यक्ति आपको भारत से बाहर फेंक देगा। हुआ भी वैसा। वही एक घटना थी जिसने मोहनदास करमचंद को महात्मा गांधी बना दिया था। वही एक घटना थी जिसके बाद गांधी जी ने ठान लिया था कि हां, अब मुझे हार नहीं माननी है, अब मुझे मानना नहीं है, बल्कि अब मुझे ठानना है कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना है। और उसके बाद गांधी जी 1915 में भारत लौट आते हैं। उन्हें महसूस हुआ कि दक्षिण अफ्रीका से ज्यादा मेरे देशवासियों को मेरी जरूरत है। ओके। तो 1915 में गांधी जी वो भारत लौट आए और उन्होंने यहां पर सत्याग्रह का एक नया विचार दिया, एक नया कंसेप्ट दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। गांधी जी भारत कब लौटे? जनवरी 1915 में लौटे और यहां करके उन्होंने सत्याग्रह का विचार दिया था। तो यह हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कि सत्याग्रह से आप क्या समझते हो। ओके। या गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है? तो सत्याग्रह के विचार जो था ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओके। सत्याग्रह का विचार कितने शब्दों से मिलकर बना? 2 शब्दों, सत्य जमा आग्रह। सत्य का अर्थ होता है सच्चाई और आग्रह का अर्थ होता है संघर्ष, यानी कि सत्य के लिए संघर्ष, यानी सच्चाई के लिए संघर्ष। तो सरल शब्दों में इसका अर्थ हो गया सत्य के लिए संघर्ष। गांधी जी का मानना था कि अगर हमारा जो संघर्ष है, हम जो प्रयास करें, अगर हमारा संघर्ष सत्य के लिए है, ओके, किसके लिए? सत्य के लिए, और अगर अन्याय के विरुद्ध है तो हमें क्रोध या आक्रमण या हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। कि अगर हमारा संघर्ष किसके लिए? सच्चाई के लिए, अन्याय के खिलाफ है, तो हमें हिंसा का सहारा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत में जीत किसकी होगी? सच्चाई की होनी है। ये गांधी जी का कहना था, क्योंकि जो सच्चाई होती है जिसके पास, वो निडर होता है, उसको डर नहीं लगता। डर किसको लगता है? डर उसी को लगता है जो अन्याय करता है, डर उसको लगता है जो सत्य के साथ नहीं होता। तो एक नया विचार दिया था कि हमें कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेना है। तो ये एक अहिंसक सिद्धांत था। तो यह उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ एक गैर आक्रामक शांतिपूर्ण जन आंदोलन था। यह एक नैतिक बल है, बल्कि शारीरिक बल नहीं। नैतिक बल है कि हमें विरोध करना है। कैसे विरोध करना है? शांतिपूर्ण तरीके से। तो यह सत्याग्रह का नया विचार दिया था गांधी जी ने। सत्याग्रह क्या है? कि सत्याग्रह का सिद्धांत है वो गांधी जी ने दिया था। सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य जमा आग्रह। सत्य का अर्थ होता है सत्य और आग्रह का अर्थ होता है संघर्ष करना। गांधी जी का कहना था कि अगर हमारा जो कारण है वो सही है, सत्य है, और अगर हमारा संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो हमें हिंसा का सहारा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें हिंसा का सहारा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत में जीत है वो सत्य की होनी है। ओके। तो ये सत्याग्रह है। तो ये जो सत्याग्रह का सिद्धांत था, ये ताउम्र गांधी जी के साथ रहा और इसी के बल पर उन्होंने अंग्रेजों को हराया भी। गांधी जी ने शुरुआत में 3 आंदोलन किए। जब गांधी जी 1915 में आए तो उन्होंने 1 वर्ष तक पूरे देश की यात्रा की, यानी कि देश के एक कोने से दूसरे कोने में गए, क्योंकि वो समझना चाहते थे भारतीय लोगों की समस्याओं को, वो समझना चाहते थे अंग्रेजी प्रशासन की समस्याओं को। ओके। कि अंग्रेज कहां पर गड़बड़ करें और भारतीयों को कौन कौन सी समस्याएं जो सामना करना पड़ रहा है या उनको जो समस्याएं हैं वो आ रही है, उनको समझना था। ओके। उसके बाद 1916 में गांधी जी ने
पहला आंदोलन किया, यानी कि गांधी जी ने 1916 से 18 के बीच में 3 सफल आंदोलन किए थे। और ये जो सफल आंदोलन थे, छोटे आंदोलन थे, लेकिन भारतीयों के लिए उस वक्त बड़े मायने रखते थे, क्योंकि पहली बार अंग्रेजों ने गांधी जी के सामने घुटने टेके थे। पहली बार किसी भारतीय की जीत हुई थी, पहली बार अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा था। इसने भारतीय लोगों में एक उत्साह पैदा किया, एक जोश पैदा किया, एक तरीके जैसे हम कहते हैं ना मोटिवेट करना, कि उनको मोटिवेट किया था कि हाँ, अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। तो गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए थे, जिनको हम शुरुआती सत्याग्रह कहेंगे। 3 बैक टू बैक सत्याग्रह थे। पहला जो आंदोलन था गांधी जी का, वो था चंपारण आंदोलन। ओके, तो यहां पर आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि आपका ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे चंपारण आंदोलन के बारे में आप नोट लिखिए, या खेड़ा आंदोलन या अहमदाबाद आंदोलन के बारे में नोट लिखिए। तो आपको नोट लिखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको तीनों के बारे में पूछ लिया, कि जैसे गांधी जी के शुरुआती सत्याग्रह कौन से थे, तो आपको बताना है कब हुए, क्यों हुए, बस इतना बताना है। अगर ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि चंपारण आंदोलन के ऊपर नोट लिखिए आपको 5 मार्क्स में, तो आपको सत्याग्रह बताना है। ओके, और उसके बाद चंपारण बताना है, सत्याग्रह बताना है, खेड़ा बताना है, सत्याग्रह बताना है, अहमदाबाद बताना है। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो यहां चंपारण आंदोलन की बात करें, 1916 में महात्मा गांधी ने वहां पर उत्पीड़क इंडिगो वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, किसानों को प्रेरित करने के लिए चंपारण में एक आंदोलन किया था। ओके, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में हुई थी। चंपारण कहाँ है? बिहार में। ओके, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब की गई? चंपारण आंदोलन है वो 1916 में इसकी शुरुआत करते हैं, और चंपारण बिहार में स्थित है। वहां पर गांधी जी किसके पक्ष में आंदोलन करते हैं? वहां के किसानों के पक्ष में। ओके, वहां के जो बागानी किसान थे उनके पक्ष में। अब वहां पर था क्या, मैं थोड़ी सी आपको कहानी बता दूं कि वहां पर जो किसान थे उनको अपनी जमीन के लगभग 15% जो भूभाग था, 15% जो जमीन थी, उसके ऊपर उन्हें नील की खेती करनी होती थी। ओके, नील की खेती मतलब सबसे उपजाऊ जमीन पर ही हो सकती थी, और उसकी ज्यादा केयर करने की जरूरत होती थी। इसलिए जब वो नील की खेती करते थे, बाकी जो जमीन थी उसके ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे पाते थे। ओके, और जितनी भी वो खेती करते थे 15% जमीन के ऊपर, वो सारी की सारी एज ए लगान, एज ए टैक्स, एज ए रेवेन्यू उनको अंग्रेजों को देनी होती थी। किसान बड़े दुखी थे, वो उस खेती को नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको करनी पड़ रही थी। तो किसानों ने जब सुना कि गांधी जी भारत आए हैं, और उनका बड़ा नाम उस वक्त तक पहुंच चुका था अफ्रीका से यहां तक, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि गांधी जी यहां आए और हमारी समस्या का समाधान करें। तो गांधी जी ने जो इंडिगो यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में आंदोलन किया 1916 में। तो पहला जो हमारा पॉइंट बनेगा कि चंपारण आंदोलन 1916 में होता है, चंपारण बिहार में स्थित है, और वहां पर वहां के किसानों के पक्ष में गांधी जी आंदोलन करते हैं। कौन से किसानों के पक्ष में? नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में गांधी जी आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन के मुख्य नेता गांधी जी होते हैं, और इस आंदोलन में सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है, अहिंसक ये आंदोलन होता है। अंत में क्या होता है? अंग्रेजों को गांधी जी के सामने झुकना पड़ता है, और गांधी जी की मांगे वो मान ली जाती है। तो ये पहला सफल आंदोलन होता है गांधी जी का। ओके, तो हमें क्या चीजें बतानी है कि ये कब होता है? 1916 में होता है। कहाँ होता है? चंपारण बिहार में होता है। किसके लिए होता है? किसानों के पक्ष में होता है। ओके, और क्यों होता है? क्योंकि किसान थे, वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। मुख्य नेता कौन थे? गांधी जी थे। क्या हुआ? सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। परिणाम क्या निकले? इस आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिलती है, अंग्रेजों को पीछे हटना होता है। बस 6-7 पॉइंट हो गए। इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, उसके बाद दूसरा जो आंदोलन था 1917 में गांधी जी खेड़ा आंदोलन करते हैं। गांधी जी जो खेड़ा आंदोलन कब करते हैं? 1917 में करते हैं। कहां करते हैं? गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के पक्ष में करते हैं। अब जो खेड़ा जिले के किसान जो थे, गुजरात खेड़ा के किसान जो थे, वो लगान नहीं चुका पा रहे थे। क्यों नहीं चुका पा रहे थे? क्योंकि लगातार 3 वर्षों से वहां पर जैसे सूखे जैसी समस्या थी, या एक महामारी भी आ चुकी थी, उसके कारण वो लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे, जबकि अंग्रेज अधिकारी जबरदस्ती लगान वसूलना चाहते थे। तो इसलिए गांधी जी उनके पक्ष में आंदोलन करते हैं, और अंत में अंग्रेजों को गांधी जी की मांग को मानना पड़ता है, और उनको लगान में ढील दे दी जाती है, यानी कि उस वर्ष उनको लगान नहीं देना पड़ता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसने पश्चिमी भारत में लोगों को मोटिवेट किया कि हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया जा सकता है, एकता में बल होता है। तो यह आंदोलन कब होता है? 1917 में होता है।
कहाँ होता है? गुजरात के खेड़ा जिले में होता है। किसके लिए होता है? किसानों के पक्ष में होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसान लगातार 3 वर्ष सूखे के कारण लगान नहीं दे सकते थे, जबकि अंग्रेज जबरदस्ती वसूलना चाहते थे। इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन होते हैं? गांधी जी होते हैं। क्या होता है? सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है। अंत में परिणाम क्या निकलता है? अंग्रेजों को गांधी जी की बात को मानना पड़ता है। तो ये 1917 में दूसरा बैक टू बैक एक सक्सेसफुल मोमेंट आंदोलन होता है गांधी जी का। उसके बाद 1918 में हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि हमने 1915 से शुरुआत की थी, 18 तक पहुंच गए। 1918 में अहमदाबाद आंदोलन होता है। ओके, अहमदाबाद आंदोलन कहाँ होता है? अहमदाबाद में होता है। नेचुरली सी बात है। यहां पर जो आंदोलन होता है वो मिल श्रमिकों के पक्ष में होता है। अब जो मिल श्रमिक थे, वहां के मिल जो मजदूर थे, वो मिल मजदूर आंदोलन कर रहे थे। वहां से आंदोलन किस लिए कर रहे थे? वो आंदोलन कर रहे थे कि उनके काम करने के घंटे निश्चित किए जाएं, कम किए जाएं। जो उनसे 15-15 घंटे काम करवाया जा रहा था, कि काम करने के घंटे कम और निश्चित किए जाएं। दूसरा, उनके वेतन को बढ़ाया जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? जो मिल मालिक थे, उन्होंने उनको काम से ही, नौकरी से ही निकाल दिया। गांधी जी उनके पक्ष में आंदोलन करते हैं और अंत में उन मिल मजदूरों को वापस काम के ऊपर रख लिया जाता है। तो ये होता है अहमदाबाद आंदोलन। तो ये शुरुआती 3 आंदोलन थे जो गांधी जी का, पहला 1916 में चंपारण आंदोलन, दूसरा 1917 में खेड़ा आंदोलन, और तीसरा 1918 में अहमदाबाद आंदोलन होता है। तो ये आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और 5 मार्क्स में पूछा जाए तो आप उसी के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को लिख सकते हो। ओके, तो हम 1918 तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया हो। यहां पर मैप देखिए, मैप वर्क में हम देखने की कोशिश करेंगे कि यह आंदोलन कहां कहां हुए थे। तो यहां पर ये चंपारण दिया गया बिहार में, ये चंपारण है बिहार में। यहां पर चंपारण आंदोलन होता है 1916 में। उसके बाद यहां पर आप देखिए कि ये जो दिया गया ये खेड़ा आंदोलन है। ओके, ये खेड़ा आंदोलन यहां पर हुआ था, ये खेड़ा है। और ये जो है अहमदाबाद आंदोलन हुआ था अहमदाबाद में। ओके, तो ये तीनों प्लेस दिए गए, यहाँ पर विजिबल होंगे। चंपारण, यहाँ पर ये खेड़ा, और ये यहाँ पर दिया गया अहमदाबाद। यहाँ पर गांधी जी के शुरुआती 3 आंदोलन होते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध की, पहले विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में चलता है। 1914 से 18 के बीच में होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड हमारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड, कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध ने 2 तरीके से प्रभावित किया, एक तो डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रभाव थे, अप्रत्यक्ष प्रभाव था वो ज्यादा बड़ा था। अप्रत्यक्ष प्रभाव का अर्थ है कि इसने राष्ट्रवाद के आंदोलन को हवा दे दी थी, यानी कि राष्ट्रवाद का आंदोलन था वो तेजी से आगे बढ़ता है और ज्यादा मजबूत हुआ था। तो इसके क्या प्रभाव पड़े? पहला जो प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का, कि प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बनाई। इसने सीमा शुल्क, आयकर की तरह करों में भारी वृद्धि की शुरुआत की। यानी कि पहला जो प्रभाव पड़ा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने करों में वृद्धि कर दी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में काफी सारा घाटा हुआ था, लॉस हुआ था। उस लॉस को पूरा करने के लिए क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने कर बढ़ा दिए। अब कर बढ़ाने से क्या हुआ? भारतीयों में गुस्सा फैल गया, क्योंकि हालात तो वैसे ही खराब थे, क्योंकि उस समय के दौरान अकाल पड़े थे, प्लेग जैसी महामारी फैल चुकी थी देश में। तो उस समय हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ऊपर से करों का बोझ लाद दिया गया। तो भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा है वो बढ़ जाता है। उसके बाद युद्ध के वर्षों के दौरान कीमतों में, महंगाई में भी बेतहाशा वृद्धि होती है। उस समय के दौरान यह भी होता है कि व्यापार है वो ठप हो जाता है, और उसके कारण जो आम वस्तुएं होती है उनकी कीमतों में, यानी कि महंगाई में वृद्धि होती है। उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? आम लोगों के ऊपर। और उस वक्त खास लोग तो थे ही नहीं ना, आम ही लोग थे भारतीय, ज्यादातर भारतीय जो थे वो आम लोग थे, तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते। इसके लिए जिम्मेवार उन्होंने अंग्रेजी सरकार को माना। यानी कि अगेन दोबारा से यूं कहें कि एक गुस्सा फैल जाता है, उन्हें लगता है कि अंग्रेजी सरकार की अब तो हद ही हो गई। इसी के साथ साथ एक और कारण था जिसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा यहां पर ज्यादा दिखाई देता है, कि सैनिकों की आपूर्ति करने के लिए गांवों से सैनिकों को, लोगों को बुलाया गया था, और ग्रामीण क्षेत्रों से जबरन भर्ती भी की गई थी। जबरन भर्ती मतलब प्रथम विश्व युद्ध था, तो अंग्रेजी सेना को सैनिकों की आवश्यकता थी, और उसके लिए गांवों से जबरन भर्ती भी की गई थी। इसलिए भी ग्रामीण जो लोग थे वो अंग्रेजी सरकार से काफी ज्यादा नाराज थे या फिर क्रोधित थे। इसके साथ साथ
इसी समय के दौरान कुछ और घटनाएं भी घटित हुई। 1918 से 21 के बीच में भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई थी अकाल के कारण, जिसके कारण भोजन की भारी कमी हो गई थी। अब भोजन की कमी होने का मतलब ये था कि उस वक्त भूखमरी फैल चुकी थी, उसके कारण हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। इसी समय में इन्फ्लुएंजा की बीमारी भी यहाँ पर आ जाती है, उसके कारण भी बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र में लाखों लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो यहाँ हालात बद से बदतर हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसे जो पहली जनगणना हुई थी 1921 में, तो उसके अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग थे वो अकाल और महामारी के कारण मारे गए थे। यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो जनगणना थी उसमें 1911 की बजाय 1921 की जो जनसंख्या थी वो कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी? युद्ध के कारण, महामारी के कारण, भूखमरी या अकाल के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे देश में व्यापक गरीबी में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि काम धंधा चौपट हो चुका था। ज्यादातर लोग जो कृषि के सहारे थे वो चौपट हो चुकी थी। महामारी के कारण हालात खराब हो चुके थे, महंगाई बढ़ चुकी थी। तो गरीबी में बढ़ोतरी होने के कारण भी अंग्रेजों के प्रति गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद बेरोजगारी बढ़ी। इसका कारण यह था कि जिन लोगों को सेना में जबरन भर्ती किया गया था उनको वापस नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरा, जो कारखाने, भारतीय कारखाने थे, उनका विकास हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि बाहर से माल आना बंद हो गया था, तो वो कारखाने भी ठप हो गए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो वो भी दोबारा से घर बैठ गए। यानी कि बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई। इससे भी एक असंतोष फैला अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। इन सभी कारणों से जनता में घृणा और असंतोष फैल गया। तो ये सब कुछ प्रभाव पड़े कि क्या क्या हुआ। महंगाई में बढ़ोतरी हुई, गरीबी में बढ़ोतरी हुई और बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ जो आम लोग थे, ग्रामीण जो लोग थे, वहां पर जबरन भर्ती की गई। इसके कारण भी वो अंग्रेजी सरकार से क्रोधित थे। तो इन सब कारणों से एक माहौल बन चुका था कि अंग्रेजी सरकार है वो हमारा शोषण करना चाहती है, हमारे लिए कोई भी भलाई का कदम नहीं उठा रही है। इससे जो सबसे बड़ा फायदा मिला वो मिला भारत के राष्ट्रवाद के उद्यम में, यानी राष्ट्रवाद के विकास में, जिसकी हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रवाद का विकास मतलब देश के प्रति जो प्रेम था, देश के प्रति जो लगाव था, वो भावना और ज्यादा मजबूत हुई प्रथम विश्व युद्ध के कारण। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। तो हमें बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या क्या प्रभाव पड़ा, और उसके बाद हम बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध ने इस तरीके से जब लोगों में क्रोध या असंतोष बढ़ा तो इससे भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता है। ओके, तो ये था कि प्रथम विश्व युद्ध है और उसके भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। अब हम आगे बात करेंगे रोलेट एक्ट की और रोलेट सत्याग्रह की। अब यहां तक हम समझ चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध है, उसके कारण भारतीय जनता में असंतोष बढ़ा। यह बात अंग्रेजों को भी पता थी, क्योंकि अंग्रेजों को पता था, उन्होंने जैसे प्रथम विश्व युद्ध से पहले जब भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की तो उन्होंने ये वादा भी किया था कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर हमारी जीत होती है उसके बाद हम देश को आज़ादी दे देंगे। लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, तो भारतीय नेता थे वो भी नाराज थे। आम जनता महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण, महामारी के कारण, अकाल के कारण, इन सब कारणों से नाराज थी। अब अंग्रेज थे, उनको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और उनको यह भी पता था कि गांधी जी है वो लोगों के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। उनको यह भी पता था कि गांधी जी एक बड़े आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं, देशव्यापी आंदोलन के बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने 1919 में रोलेट एक्ट लेके आए। किसके लिए लेके आए? ताकि जो राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है उसको कुचला जा सके। तो रोलेट एक्ट है कब पारित होता है? 1919 में पारित किया जाता है रोलेट एक्ट को। ओके, कौन पारित करता है? ब्रिटिश सरकार पारित करती है। तो 1919 में ब्रिटिश सरकार एक नए कानून को लेकर के आती है जिसको हम रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, इस कानून में क्या था कि रोलेट एक्ट ने ब्रिटिश पुलिस को असीमित शक्तियां दे दी थी। ओके, असीमित शक्तियां दे दी थी, अनलिमिटेड पावर दे दी गई थी उनको। किसके लिए दे दी गई थी? ताकि वो राजनीतिक गतिविधियों को दबा सके। जैसे आंदोलन कहीं पे हो रहा है या कोई भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है या उसके बारे में सोच रहे हैं तो उसको दबाया जा सके। ओके, तो 1919 में रोलेट एक्ट है वो पारित किया जाता है और इसने ब्रिटिश पुलिस को अनलिमिटेड, इनॉर्मस पावर देती थी। अब वो अनलिमिटेड पावर क्या थी कि इस कानून के तहत 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था। यानी कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए, कम से कम 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता बिना किसी कारण के। ओके, तो ये अनलिमिटेड, मतलब किसी को भी अगर लगे कि हाँ ये अंग्रेजी खिलाफ, जो अंग्रेजी सरकार है उसके खिलाफ कुछ करना चाहता है, उसको पकड़ो, जेल में डाल दो,
कोई नहीं पूछेगा, यानी कि ना तो कोर्ट में लेके जाना था, ना ट्रायल होना था, 2 साल के लिए सिर्फ इस कानून के तहत डाला जा सकता था। तो ये रोलेट सत्याग्रह था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय नेताओं को डराना, भारतीय लोगों को डराना, ताकि राष्ट्रवाद की भावना जो जोर पकड़ रही थी उसको कुचला जा सके। अब ब्रिटिश पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर सकती थी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना कारण के अरेस्ट कर सकती थी इस रोलेट एक्ट के तहत। इसलिए इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मानव अधिकार तो थे ही नहीं, यानी कि बिना किसी कारण के भी किसी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसको काला कानून कहते हैं और इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। बिना अपील का कानून इसलिए क्योंकि इस कानून के तहत अगर किसी की गिरफ्तारी की जाती थी वो कहीं अपील नहीं कर सकता था, ओके, अपनी दलील नहीं दे सकता था क्योंकि दलील कोई सुनता ही नहीं था, क्योंकि इसमें कोई कारण होना जरूरी नहीं था। बिना वकील का कानून क्योंकि उसको कोर्ट में ले जा ही नहीं जा सकता था, ओके। तो इसलिए इसको काला कानून भी कहते हैं और इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। 1919 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को कुचलने के लिए हुआ था और इस कानून के तहत ब्रिटिश पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी, ओके। अब इस आंदोलन का रिएक्शन क्या हुआ, लोगों का रिएक्शन क्या हुआ कि पूरे देश भर में, विशेष तौर पर शहरों में रैलियों का आयोजन होता है। इस कानून के खिलाफ रैलियों का आयोजन किया जाता है। श्रमिक जो है वो रेलवे कार्यशालाएं जो थी वहां पर हड़ताल पर चले जाते हैं, दुकानें बंद कर दी जाती है, जगह जगह पर सत्याग्रह वगैरह भी किए जाते हैं, क्योंकि वास्तव में ये कानून देश के आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए था। तो इसके खिलाफ जो समाचार पत्र पत्रिकाएं थी उसमें लेख भी लिखे जाते हैं, बड़े बड़े नेता हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। तो ये सब कुछ जो उस वक्त सामान्य था, क्योंकि उस वक्त इतना ही हो सकता था कि लेख लिखे जा सकते थे, सत्याग्रह किया जा सकता था या फिर हड़ताल वगैरह की जा सकती थी। इससे ज़्यादा क्योंकि वो दौर जो था उसमें विरोध करने का तरीका यही था, ओके। तो ये सब कुछ होता है रोलेट सत्याग्रह के विरुद्ध। तो ये कब होता है? ये 1919 में होता है। 1919 में ही इसी घटना से, यानी कि रोलेट सत्याग्रह से जुड़ी हुई एक और घटना घटित होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है। तो 13 अप्रैल 1919 को वार्षिक वैसाखी मेले में भाग लेने के लिए जलियांवाला बाग के जो मैदान में भारी भीड़ जमा हुई थी। यानी 1919 को 13 अप्रैल को वैसाखी होता है, तो वहां पर जलियांवाला बाग में हर वर्ष बैसाखी के मेला लगता है। तो उस वक्त वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। 2 कारणों से भीड़ जमा हुई थी कि उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो मेले में भाग लेने के लिए आए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में उस वक्त ऐसा तो था नहीं कि व्हाट्सएप था या फिर जैसे सोशल मीडिया था कि लोगों को पता चल जाता कि नहीं आंदोलन चल रहा है, इस बार मेले में मत जाओ। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था, तो वो कहाँ आए? शहर में आए, जलियांवाला बाग में आए बैसाखी मेले को देखने के लिए, ओके। उसी समय कुछ लोग थे वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, किसके खिलाफ? रोलेट एक्ट के खिलाफ। यानी कि 2 कारणों से भीड़ थी, एक तो बैसाखी मेले के कारण, इसके साथ साथ कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे रोलेट एक्ट का। तो यहां पर शहर से बाहर होने के कारण ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि 10 अप्रैल से अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि पूरा शहर था वो सैनिकों के अंडर में कर दिया गया था, सैनिक शासन लगा दिया गया था। क्यों लगा दिया गया था? क्योंकि रोलेट एक्ट के खिलाफ यहाँ पर बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था। वो वहां जलियांवाला बाग में पहुंच जाते हैं। जनरल डायर ने उस इलाके में, यानी कि जलियांवाला बाग में प्रवेश किया, एंट्री की और जितने भी बाहर निकलने के गेट थे उनको बंद कर दिया और भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। सैकड़ों लोग इसलिए कि जो अंग्रेजी अधिकारी हैं उनके अनुसार ये है कि 100 के आसपास लोग मारे गए थे या शहीद हुए थे, जबकि भारतीयों के अनुसार इनकी संख्या कहीं ज़्यादा थी, 1000 के आसपास थी। तो यहाँ पे हम सैकड़ों व्यक्तियों का कहेंगे कि सैकड़ों व्यक्ति है इस घटना में मारे जाते हैं और इतने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। बताया जाता है कि वहाँ पे एक कुआं था, वो कुआं लाशों से भर जाता है क्योंकि जो एंट्रेंस थे वो सारे ब्लॉक कर दिए गए थे और वहां पर लोगों को बाहर निकलने का कोई भी मौका नहीं मिल पाया था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से या जलियांवाला बाग घटना के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। जलियांवाला बाग घटना से आप क्या समझते हैं, या जलियांवाला बाग घटना के ऊपर नोट लिखिए, ओके। तो हमें बताना कि 13 अप्रैल 1919 को क्या क्या हुआ था। अब
इस घटना के बाद भारतीय लोगों का क्या रिएक्शन रहा कि जैसे ही जलियांवाला बाग की खबर फैली तो कई उत्तर भारतीय शहरों में सड़कों पर भीड़ है वो लग जाती है, यानी कि लोग हैं वो सड़कों पे उतर आते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ एक अलग ही गुस्सा था। रोलेट एक्ट से लोग पहले ही परेशान थे, जब ये घटना घटित हुई तो लोग सड़कों पे उतर आते हैं। पुलिस के साथ कई जगह पे मारपीट या फिर झड़पें भी होती है, कई जगह पर जो सरकारी बिल्डिंगें होती है उन पर हमले किए जाते हैं। सरकार ने भी क्रूर दमन का जवाब दिया, यानी कि उन्होंने भी लोगों को डराने की कोशिश की, कई जगह पर लाठीचार्ज वगैरह किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया। और यहाँ पर जो भारतीय लोग थे उन्होंने आलोचना की, लेकिन क्योंकि ये हिंसा बढ़ती जा रही थी तो गांधी जी ने जो रोलेट सत्याग्रह था, जो आंदोलन शुरुआत की थी कि रोलेट सत्याग्रह के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, देशव्यापी आंदोलन करेंगे, उसको गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हिंसा हो रही थी और गांधी जी हिंसा के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी कि 1919 में रोलेट सत्याग्रह वो पारित किया जाता है और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पर आपके ये दोनों ही क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। रोलेट सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हो या जलियांवाला बाग घटना के बारे में आप क्या जानते हो। दूसरे जो ओड अगर आपका लेवल थोड़ा सा अलग आता है तो एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि रोलेट सत्याग्रह के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, ओके, उनका क्या रिएक्शन था। ऐसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि लोगों ने क्या किया, लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों ने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया, भारतीय नेताओं ने इन नीतियों की आलोचना की, समाचार पत्रों में इनके खिलाफ लेख लिखे गए, ये सब कुछ जो जनरल उस वक्त हो सकता था ये सब कुछ हुआ। तो यहाँ हम 1919 तक का सफर तय कर चुके हैं, 1915 से लेकर के। उसके बाद 1920 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, एक महत्वपूर्ण आंदोलन की शुरुआत होती है, वो है खिलाफत आंदोलन। ये अब तक जितने भी क्वेश्चन किए उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके कारण क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जिसकी बात हम कर चुके हैं, 1914 से 18 के बीच में चलता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन जो तुर्की है, ओटोमन टर्की है, उसकी हार होती है, ओके। और उस वक्त जो तुर्की के सुल्तान थे, जो ओटोमन सम्राट या फिर जो तुर्की के सुल्तान थे, उनको खलीफा कहा जाता था। खलीफा का मतलब है वो मुस्लिम जगत के धर्म गुरु थे, यानी कि सबसे बड़े गुरु थे, ओके। तो उस वक्त क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार होती है और तुर्की के सुल्तान उस वक्त मुस्लिम जगत के, मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा थे, यानी कि सबसे बड़े धर्मगुरु थे। उनके साथ एक कठोर शांति संधि है वो लागू की जाती है। एक शांति संधि होती है, यानी कि वो काफी कठोर होती है, कई सारे जो शर्तें हैं वो थोप दी जाती है तुर्की के ऊपर। उसी समय अफवाहें फैल जाती है, सिर्फ अफवाहें थी उस वक्त, अफवाहें फैल जाती है कि तुर्की के सुल्तान के साथ दुर्व्यवहार किया गया। भारत में भी अफवाहें फैलती है। तो यहां पर खलीफा की अस्थायी शक्तियों, खलीफा का समर्थन करने के लिए या फिर अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ और खलीफा के समर्थन में मार्च 1919 में भारतीय जो मुस्लिम है वो बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन करते हैं, ओके। और इस तरीके से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, ओके। तो यहाँ पे कारण हमें जानना ज्यादा जरूरी है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार होती है। उस वक्त तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम जगत का खलीफा या धर्मगुरु माना जाता था और ये अफवाहें फैल जाती है कि तुर्की के सुल्तान के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ओके। ये अफवाहें फैलती है। उसके बाद तुर्की के सुल्तान के समर्थन में और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ में भारत में बॉम्बे में 3 मार्च 1919 को भारतीय मुस्लिम समुदाय है वो एक खिलाफत समिति का गठन करते हैं। इस आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमें चीजें समझनी है कि इसका कारण क्या था, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। और 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इसके मुख्य नेता कौन थे। तो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1920 में अगर हम बात करें तो 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो गांधी जी थे उन्होंने खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। यानी कि उन्होंने ये देखा कि हमें एक और आंदोलन की शुरुआत करने की जरूरत है जिसमें सभी जो वर्गों के लोग हैं उनको साथ जोड़ा जा सके, जिससे कि खिलाफत आंदोलन है उसको मजबूती मिलेगी। अंग्रेजी सरकार जो कि ऑलरेडी बैकफुट के ऊपर है उनको हो सकता है कि थोड़ा और पीछे हटना पड़े और हमारी मांगे शायद मांग ली जाए, ओके। तो यहां पर हमें एक टॉपिक समझना है कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया, कब किया गया और उसके मुख्य नेता कौन थे। उसके बाद हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, जो देश का
उस समय का सबसे बड़ा आंदोलन था। असहयोग आंदोलन से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, यानी कि इसकी शुरुआत क्यों की गई, असहयोग आंदोलन शुरू क्यों किया गया था। तो इसके 4 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए। गांधी जी को लगा कि जो मुस्लिम समुदाय है उनके आंदोलन, क्योंकि वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थे, तो उनका नैतिक दायित्व बनता कि हम उस आंदोलन का समर्थन करें। तो उसके समर्थन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने की योजना बनाई गई। दूसरा ये था कि गांधी जी को लगा कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है कि हम हिंदू और मुस्लिम समुदाय उनको हम एकजुट कर सकते हैं। अगर हम खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी असहयोग आंदोलन है उसको लॉन्च किया गया। ओके, उसकी शुरुआत की गई। उसके बाद तीसरी जो प्रमुख उद्देश्य था वो था स्वराज की मांग करना। स्वराज मतलब कि यहाँ पर कुछ शक्तियां हैं वो खुद लोगों के पास, भारतीयों के पास होनी चाहिए ताकि वो शासन व्यवस्था को चला पाए। तो स्वराज की मांग भी एक उद्देश्य था और ब्रिटिश जो नीतियां थी उनके विरोध भी करना इस आंदोलन का एक उद्देश्य था। ब्रिटिश नीतियां जैसे रोलेट एक्ट था या फिर उनके करों में जो बेतहाशा वृद्धि की जा रही थी, तो इस प्रकार की जो शोषणवादी नीतियां थी उन नीतियों का विरोध करने के लिए भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 4 बड़े उद्देश्य थे। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए, दूसरा हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, उनकी एकता स्थापित करने के लिए, तीसरे जो उद्देश्य था वो था स्वराज की मांग करना, चौथा उद्देश्य था अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना, जैसे कि उनकी शोषणवादी नीति थी, करों में वृद्धि की जा रही थी, रोलेट एक्ट था, इस प्रकार की जितनी भी नीतियां थी उनका विरोध करना भी इस आंदोलन का उद्देश्य था। तो ये प्रमुख उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों के साथ असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत की जाती है। उसके बाद आता है कि असहयोग आंदोलन है उसके मुख्य कार्यक्रम कैसे थे, यानी कि उस आंदोलन में हुआ क्या था और कैसे ये आंदोलन इतना पॉपुलर हुआ। तो असहयोग आंदोलन देश का उस समय का देश का सबसे बड़ा आंदोलन था जो देश के कोने कोने तक पहुंच चुका था, जिसमें देश के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया था, चाहे वो बच्चे हो, महिलाओं हो या फिर बूढ़े हो, उन्होंने भाग लिया था। वो चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, सब ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो इसके मुख्य कार्यक्रम क्या थे, यानी कि इस आंदोलन की मुख्य घटनाएं या कार्यक्रम दोनों ही अगर पूछे जाए तो हम यही लिखेंगे। तो इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले जो स्कूल थे, कॉलेज थे या जो टीचर्स थे, हेडमास्टर थे या शिक्षक थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया, यानी कि स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। स्टूडेंट्स से बहिष्कार का मतलब होता है एक तरीके से बॉयकॉट करना, कि स्कूल जाना छोड़ दिया, कि जो बच्चे थे उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में जाने से मना कर दिया कि हम सरकारी स्कूल या कॉलेज में नहीं जाएंगे। ऐसे ही जो गवर्नमेंट टीचर्स थे उन्होंने भी स्कूल और कॉलेज का बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। ये शुरुआत हुई थी, यानी कि जब बच्चे और टीचर जुड़ गए तो आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती मिली। इसी तरीके से वकीलों ने भी इस आंदोलन के पक्ष में कानूनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया, अदालतों का बहिष्कार कर दिया, जो कोर्ट थे उनका बॉयकॉट कर दिया। मद्रास को छोड़ करके ज्यादातर जो प्रांत थे वहां पर जो परिषद चुनाव होने थे, 1919 के बाद परिषद चुनाव की घोषणा हुई थी जो केवल दिखावा था। तो जो परिषद चुनाव मतलब एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट के चुनाव, जैसे आजकल होते हैं काउंसिल के या पंचायती चुनाव होते हैं, तो इसी टाइप के चुनाव थे। तो वो परिषद के चुनाव थे, उनका बहिष्कार कर दिया गया। ओके, तो ये भी इसी आंदोलन के कारण हुआ कि परिषद चुनाव थे उनका बॉयकॉट कर दिया गया, मद्रास को छोड़ करके पूरे देश में। इसके अलावा विदेशी जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार कर दिया गया, कि कोई भी विदेशी वस्तुओं को प्रयोग नहीं करेगा। जैसे अपने यहाँ पे होता है कि हर वर्ष जब कोई फेस्टिवल आने वाला होता है कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, हालांकि फिर भी हम धड़ल्ले से खरीदे जाते हैं, ऐसा ही करें। लेकिन उस वक्त ये आंदोलन बड़े जोरों शोरों पे था। विदेशी माल थी उनकी होलियां जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया कि विदेशी वस्तुओं को हम प्रयोग में नहीं लाएंगे। इसके अलावा शराब की दुकानों की तालाबंदी की गई। उनको ये माना गया कि ये अंग्रेजी सरकार है, उनकी एक विशेष नीति है जिसके तहत न केवल वो धन कमा रही है बल्कि हमारे समाज को भी कमजोर करी है, तो उनकी तालाबंदी की गई। विदेशी कपड़े जो बड़ी मात्रा में वहाँ पूरे देश में आते थे उस समय, इंग्लैंड से बने हुए, उनकी होली जलाई गई जगह जगह पर। और कई स्थानों पर जो व्यापारी थे उन्होंने विदेशी वस्तुओं में व्यापार करने से मना कर दिया, कि विदेशी वस्तुएं उनको खरीदने से भी मना कर दिया। तो ये सब कुछ घटनाएं घटित हुई कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। और इसमें सभी वर्गों के लोगों ने, चाहे वो बच्चे थे, चाहे वो बूढ़े थे, चाहे वो महिलाएं थी,
चाहे वो ग्रामीण इलाकों के थे चाहे वो शहरी इलाकों के थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के प्रयोग किया। और एक और चीज हुई थी, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लोगों ने खादी पहनना शुरू कर दिया, देश में बनी हुई जो वस्तुएं थी उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसलिए अंग्रेजी व्यापार को भी बड़ा झटका लगा था इस आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पे 6 या 7 पॉइंट्स आप अगर कर लोगे तो काफी रहेगा कि इस आंदोलन की मुख्य घटनाएं क्या थी या ऐसे आंदोलन के दौरान हुआ क्या था। ओके, जनरल सी घटनाएं लिखनी है जो उस वक्त हो सकता था। ओके, स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, टीचरों ने रिजाइन दे दिया, अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार किया, लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, स्वदेशी वस्तुएं प्रयोग करना शुरू कर दिया, खादी पहनना शुरू कर दिया, जो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, इसके अलावा शराब की दुकानों की तालाबंदी की गई। तो ये सब कुछ घटनाएं घटित हुई थी किस दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। क्योंकि ये असहयोग आंदोलन जो था, जिस आंदोलन की हम बात करें, असहयोग आंदोलन गांधी जी का एक विचार था। गांधी जी ने कहा था कि ये जो मुट्ठी भर अंग्रेज हैं ये हमारे देश में क्यों है? ये इसलिए क्योंकि हम इनको सहयोग दे रहे हैं। अगर हम सहयोग ना दें, इनको कोऑपरेट ना करें, तो ये हमारे देश में हमारे ऊपर ही हुक्म नहीं चला सकते। तो ये एक मुख्य विचार था जिसके आधार पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये विचार गांधी जी ने दिया था अपनी हिंद स्वराज बुक में जो 1909 में लिखी थी। उसी आधार पर इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और एक तरीके से अंग्रेजों की नींव को हिला दिया गया था। उसके बाद बात आती है कि ये आंदोलन जब इतने जोर शोर से शुरू हुआ तो ये बाद में धीरे क्यों हो गया? ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि शहरों में ये आंदोलन धीरे हो गया था, धीरे धीरे धीमा हो गया था, तो उसके कारण क्या थे? इसका पहला कारण था कि खादी का जो कपड़ा था, अब भारतीयों ने जोश जोश में पहनना शुरू कर दिया, हम विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम तो खादी पहनेंगे। ओके, जो खादी कपड़ा था वो बड़े पैमाने पर उत्पादित, जो मील के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता था। ओके, खादी कपड़ा महंगा था, जो मील का कपड़ा आता था क्योंकि मील से बना होता था, फैक्ट्री से बना होता था, वो उस वक्त सस्ता होता था। तो गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। खादी कपड़े को अगर एक बार खरीद लिया तो ज़्यादा समय तक नहीं खरीद सकते थे। ओके, इसलिए आम लोग थोड़े समय के बाद दोबारा से विदेशी कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। यानी कि जो शुरुआत हुई थी कि विदेशी कपड़े की होली जलाई गई, जब विदेशी कपड़े ही दोबारा पहनना शुरू कर दिया तो आंदोलन तो धीमे पड़ना ही था। पहला कारण तो ये था कि खादी महंगी थी और गरीब लोग थे वो लंबे समय तक खादी को नहीं पहन सकते थे। उसके बाद दूसरा कारण जो था कि जो ब्रिटिश शिक्षण संस्थान थे, जैसे सरकारी कॉलेज थे, सरकारी स्कूल थे, उनका बहिष्कार तो कर दिया जोश जोश में कि नहीं जाते हम, लेकिन कोई भारतीय विकल्प उपलब्ध नहीं था कि कहाँ जाएंगे। भारतीय स्कूल ही नहीं थे, भारतीय कॉलेज नहीं थे, फिर क्या ऑप्शन? कुछ समय के लिए तो घर बैठे बच्चे। उसके बाद चाहे वो छात्र हो या शिक्षक हो, उन्होंने दोबारा सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में जाना शुरू कर दिया। तो इसके कारण भी आंदोलन धीरे धीरे धीमे हो गया क्योंकि हवा निकल गई थी कि जिस चीज़ का बॉयकॉट करे थे वहीं पे दोबारा जाने लगे, तो आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो गया। इसके साथ साथ जो वकील या अधिकारी थे जिन्होंने रिजाइन दिया था, वो भी लंबे समय तक बिना आय के नहीं रह सकते थे। पैसा तो चाहिए ना घर के खर्चे के लिए, तो वो लंबे समय, जब आंदोलन लंबा खींचता दिखाई दिया तो वो भी दोबारा से सरकारी अदालत थी या फिर कार्यालय थे वहां वापस चले गए। ओके, तो इन सब कारणों से आंदोलन जो जोर शोर से शुरुआत हुई थी वो धीमे हो गया। शहरों में धीमे पड़ने का एक और कारण ये भी था कि शुरुआत में आंदोलन शहरों में था, उसके बाद वो गाँव की तरफ चला गया, तो शहरों से वो जोश था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो ये 4 कारण बनेंगे। पहला, खादी महंगी थी। दूसरा, कोई भारतीय शिक्षण संस्थाओं के भारतीय विकल्प नहीं थे। तीसरा, कि भारतीय वकील और अधिकारी थे वो लंबे समय तक बिना आय के नहीं रह सकते थे। चौथा, कि शहरों के बाद ये आंदोलन धीरे धीरे गाँव की तरफ चला गया, इसलिए शहरों से धीमा हो गया। तो ये हो गया, बात हुई कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया, उसके दौरान क्या हुआ और वह धीमे क्यों हुआ, धीरे धीरे जो कमजोर क्यों पड़ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यहां से मुझे प्रश्न पत्र आपका क्वेश्चन पेपर बनाना हो तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पर एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आमतौर पे आपके एग्जाम में आता है कि हर दूसरे साल एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो इस चैप्टर में से पूछा जाता है। और उसमें ये जो क्वेश्चन है आपके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में लगभग 5 to 6 टाइम आ चुका है। ये है कि स्वराज का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ था, विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थ थे स्वराज के, कैसे, ये हमें समझाना है। ओके, तो यहाँ स्वराज का अर्थ है कि जो स्वराज की मांग की गई थी, असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग थी स्वराज, कि हमें स्वराज दिया जाए, खुद का राज दिया जाए, खुद को अधिकार दिए जाए। लेकिन इस स्वराज के अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग निकल गए। कि यहाँ पे स्वराज का अर्थ था
गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, उस वक्त जो ज़्यादातर मुख्य धारा के लोग थे उनके लिए स्वराज का अर्थ था कि देश के नागरिकों को उनके अधिकार दिए जाएं, अंग्रेज है वो यहाँ से अपने अधिकार को छोड़ दें, ये अर्थ था। लेकिन अलग अलग लोगों ने इसके अलग अलग अर्थ निकाले। ये हमारा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा जो आपका 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हमें 3 एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं जिनके द्वारा हमें समझाना है कि कैसे स्वराज का अर्थ था वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। इसमें पहला एग्जाम्पल लेंगे अवध के ग्रामीण इलाकों के किसानों की, ठीक है, उनके लिए स्वराज का क्या अर्थ था। तो अवध में किसानों का नेतृत्व थे वो बाबा रामचंद्र ने किया था, सन्यासी बाबा रामचंद्र ने किया था। वो एक सन्यासी थे जो पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में फीजी गया था। गिरमिटिया मजदूर मतलब जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बागानी, जो जहां पर बागानी कृषि की जाती थी वहां पर ले जाया जाता था, तो बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। तो गिरमिटिया मजदूर के तौर पर वो फीजी गए थे और वहां से लौट कर आए थे। तो बाबा रामचंद्र ने अवध में, अवध मतलब ये मेनली यूपी का इलाका आ गया, तो वहां पर उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था जब असहयोग आंदोलन था। ओके, यहाँ जो आंदोलन था वो तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, यानी कि था तो असहयोग आंदोलन की हवा थी, लेकिन ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ कम था। वहां जो तालुकदार थे या जमींदार थे उनके खिलाफ था, जो उच्च किराए या मुफ्त जो श्रम यानी कि बेगार या अन्य करों की मांग कर रहे थे। ओके, यानी कि जो उच्च किराया वसूलते थे जमीन का, जो बेगार की मांग करते थे या अन्य प्रकार के कई प्रकार के टैक्स लगाते थे, तो उनसे वो तंग थे। तो यहां पर असहयोग आंदोलन किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था बल्कि जमींदारों के खिलाफ था, क्योंकि वो जमींदारों से तंग थे, उनके उच्च लगान के कारण, उनके बेगार की मांग के कारण या फिर अन्य प्रकार के जो शुल्क थे उनके कारण। तो यहां अवध के किसान थे जो उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग तो लिया, लेकिन उनके लिए स्वराज का अर्थ देश की आजादी नहीं था। उनके लिए स्वराज का अर्थ था कि लगान में कटौती की जाए। उनको लगता था कि अगर स्वराज आया तो क्या होगा, लगान में कटौती हो जाएगी, जमींदारी प्रथा है वो खत्म हो जाएगी, जमीन का पुनः बंटवारा हो जाएगा और जो जमींदार है उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। तो यहां पर पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि कैसे अवध के किसानों ने असहयोग आंदोलन में भाग तो लिया, लेकिन उनके लिए स्वराज का अर्थ देश की आज़ादी नहीं था, बल्कि उनके लिए स्वराज का अर्थ था लगान में कमी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जमीन का पुनः बंटवारा और जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार। तो यहाँ पर अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोग इसमें शामिल थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की? तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें लिखना है, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ताकि उन लोगों को संगठित किया जा सके, संगठित करके आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ये आंदोलन में जो मांग या उद्देश्य जो था, ये स्वराज का अर्थ था, वो किसानों के लिए कुछ अलग ही था। यहाँ पर जो स्थानीय नेता थे, जो कई जगहों पर स्थानीय नेताएं थे, जो उन नेताओं ने किसानों को क्या बताया कि गांधी जी ने घोषणा कर दी है कि कोई कर नहीं देगा और गरीबों के बीच में भूमि का पुनर्वितरण होगा। क्योंकि उस वक्त व्हाट्सएप वगैरह तो थे नहीं, ना ही इस टाइप के टीवी चैनल थे, तो कुछ नेताओं ने यह भी डिक्लेयर कर दिया कि गांधी जी ने कहा है आप डटे रहो, जमींदारों के खिलाफ लगे रहो और जमीन का दोबारा बंटवारा होना है, हमें टैक्स नहीं देना है। तो इस प्रकार की अफवाहों में घूम के रह गया था अवध के किसानों का आंदोलन। ओके, तो पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि कैसे अवध के किसानों के लिए स्वराज का अर्थ कुछ अलग निकला। उसके बाद दूसरा है आंध्र प्रदेश के जंगल में विद्रोह। जो आंध्र प्रदेश है वहां के जंगल के जो निवासी थे, आदिवासी थे, तो वहां के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में औपनिवेशिक सरकार ने बड़े वन क्षेत्रों को बंद कर दिया। ओके, वहां पर क्या किया कि औपनिवेशिक सरकार थी, उन्होंने बड़े जो वन इलाके थे उनको बंद कर दिया गया वन कानूनों के तहत। और वहां के जो लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनको मवेशियों को, अपने पशुओं को चराने के लिए या ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करनी हो या फल का इकट्ठा करना हो, तो वैसे प्रवेश के लिए रोक दिया गया। जबकि आदिवासी लोग तो जंगलों पर ही निर्भर थे, तो ना तो वो पशु चराने के लिए जंगल में जा सकते थे, ना वो फल इकट्ठा कर सकते थे, ना वो लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे। तो इस बात से आंध्र प्रदेश के गुडम हिल के जो हिल्स के इलाके के लोग थे वो अंग्रेजी सरकार से खफा थे, नाराज थे। अब पहाड़ी जो लोग थे वो नाराज क्यों थे? क्योंकि इनकी जीविका, आजीविका जो थी वो उन्हीं के ऊपर निर्भर थी और उनके जो अधिकार थे कि वो सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से वनों में रहते आए थे, वही अधिकार उनसे छीन लिए गए। तो उन्हीं के कारण उनके हालात ये हो गए थे कि वो भिखारी बनने पर मजबूर हो गए थे, यानी कि भिखारी बनने पर मजबूर हो चुके थे। साथ ही साथ उन लोगों के लिए अब शहरों में भी जीवन यापन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि
वो उतने ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं थे। तो ऐसा माहौल था। अब जब वहाँ पर असहयोग आंदोलन की हवा पहुंची गई, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, तो उस वक्त अलीरू सीताराम राजू जो नेतृत्व करते हैं, पहली चीज तो ये कि एक ही व्यक्ति के नाम है, अल्लूरू सीताराम राजू, ओके राजू कह सकते हैं। तो सीताराम राजू है वो नेतृत्व करते हैं। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास कई स्पेशल पावर्स हैं, यानी कि उन्होंने दावा किया था कि उनके पास भी कुछ स्पेशल पावर है, शक्तिमान टाइप की पावर है, कि वह सही ज्योतिष भविष्यवाणी कर सकता है, लोगों को ठीक कर सकता है, इवन जो बुलेट शॉट्स अगर किसी को लगे हुए तो उनको भी वो वापस जीवित कर सकता है। तो अलीरू जो सीताराम राजू थे उससे वहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनके नेतृत्व में लोग असहयोग आंदोलन करते हैं। जो राजू थे वो खुद असहयोग आंदोलन और गांधी जी से प्रेरित थे, यानी कि काफ़ी प्रभावित थे गांधी जी के विचारों से, उनकी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने के लिए भी तैयार किया, लेकिन एक विचारधारा में अलग थे। उनका यह भी कहना था कि भारत को केवल बल के प्रयोग से ही आज़ाद कराया जा सकता है, अहिंसा से कभी नहीं करवाया जा सकता। ओके, तो अब यहाँ पर हमने गोडेम हिल्स की कहानी पढ़ी है। कहानी समझना थोड़ा जरूरी था कि वहाँ क्या था, क्यों लोग नाराज थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो वहाँ के लोगों के लिए असहयोग आंदोलन का कुछ अलग अर्थ निकला। उनको लगा कि असहयोग आंदोलन का अर्थ है, जो स्वराज का अर्थ है, कि स्वराज का अर्थ होगा वन कानूनों को समाप्ति हो जाएगी, बेगार है, बेगार मतलब फ्री में जो काम करवाया जाता है उसकी समाप्ति हो जाएगी, और वनों पर उनके अधिकार वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा कि कैसे लोगों ने भाग तो लिया, लेकिन उनके लिए भी स्वराज का अलग अर्थ था। अवध के किसानों के लिए अलग अर्थ था, और जो आंध्र प्रदेश के आदिवासी थे उनके लिए भी स्वराज का अलग ही अर्थ निकल के आया। ओके, उसके बाद हमें तीसरा एग्जाम्पल लेना है कि कैसे जो बागानों के श्रमिक थे उनके लिए असहयोग आंदोलन या स्वराज का क्या अर्थ था। तो 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, अंतर्देशीय प्रवासन अधिनियम था, एक कानून था 1859 का, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था। उसके तहत बागान श्रमिकों को चाय के बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, यानी कि जो चाय के बागानों में काम करने के लिए आते थे उनको बिना परमिशन के लिए वो वापस घर नहीं जा सकते थे, बिना परमिशन के, और परमिशन दी नहीं जाती थी, मतलब वो घर वापस जा ही नहीं सकते थे। अब जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों श्रमिकों ने अधिकारियों को ललकारा और जो बागान थे, वृक्षारोपण कृषि जो थी, बागान थी, उसको छोड़ दिया और अपने घर बंगाल, बिहार, उड़ीसा जहां से भी थे उनकी तरफ रुख किया, यानी कि वहां पर जलने लगे। तो यहां पर जो स्वराज का अर्थ था, इन जो बागानों के श्रमिक थे उनके लिए कुछ अलग अर्थ था, जैसा कि हमने आदिवासियों के साथ देखा या किसानों के साथ देखा। तो यहाँ पर स्वराज का अर्थ था कि जिस स्थान पर वे कार्यरत थे वहां से स्वतंत्र रूप से बाहर घूमने का उनको अधिकार मिल जाएगा, यानी कि उनको लग रहा था कि स्वराज आएगा तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि अंग्रेज चले जाएंगे, हमें अंग्रेजों को भगाना है। उन्होंने बस इतना ही सोचा कि स्वराज आएगा तो वो यहाँ से अपनी मर्जी से कहीं भी जा पाएंगे। दूसरा, वो अपने गांव वापस जा पाएंगे। तीसरा ये कि अगर स्वराज आया तो गांधी राज आएगा और उन्हें अपने गांव में वापस उनकी जमीन मिल जाएगी जो आदिवासियों की जमीन छीनी गई थी। तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल से देखा कि कैसे देश के विभिन्न भागों में लोगों के लिए स्वराज का अलग अलग अर्थ था। तो ये मुझे कंसेप्ट क्लियर करना था, तो थोड़ा मैंने डीप में बताया। अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो हमें पहले बताना कि असहयोग आंदोलन क्या था और वहाँ पर मुख्य मांग स्वराज थी। ओके, स्वराज का क्या अर्थ था। फिर हमें ये तीनों एग्जाम्पल देकर के बताना है कि आदिवासियों के लिए क्या अर्थ था, अवध के किसानों के लिए क्या अर्थ था, और जो बागान मजदूर थे उनके लिए क्या अर्थ था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न समुदायों के लिए स्वराज के अर्थ भिन्न भिन्न थे। तो यहाँ पर हमने समझा कि असहयोग आंदोलन था वो पूरे देश में फैला हुआ था, लेकिन अलग अलग लोग इसके अलग अलग मायने निकाले हुए थे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो असहयोग आंदोलन था उसके आर्थिक मोर्चे पर क्या प्रभाव पड़े, यानी कि आर्थिक परिणाम क्या निकले। तो इस दौरान जो आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन दिया गया था, यानी कि तालाबंदी की गई थी। विदेशी कपड़े हैं उनको उनकी होली जलाई गई थी। तो ये तीनों ही चीजें थी जिनका व्यापार बड़े पैमाने पर अंग्रेजी सरकार किया करती थी। ओके, विदेशी सामान का, शराब का या विदेशी कपड़ों का। तो इससे क्या हुआ कि जो विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का आयात था वो 50% तक कम हो गया था 1921-22 के बीच में। जो आयात पहले 102 करोड़ रुपए का था वो 51 करोड़ रुपए का रह गया था, यानी
लगभग आधा नुकसान हुआ था। उस समय की अगर बात की जाए तो ये 51 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा थे। तो इतना नुकसान उठाना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। इसके साथ साथ व्यापारियों ने, चाहे वो भारतीय व्यापारी थे, उन्होंने विदेशी वस्तुओं और विदेशी जो व्यापारी थे उनके साथ व्यापार करने से मना कर दिया। और इसके साथ साथ भारतीय लोगों को फायदा हुआ कि भारतीय कपड़ा मिल, हथकरघा उद्योग है या खादी उद्योग है, उसका उत्पादन बढ़ा था, उन वस्तुओं की मांग बढ़ गई थी। तो ये भारतीय उद्योगों के लिए जो इसके आर्थिक परिणाम सकारात्मक थे, जबकि अगर हम बात करें ब्रिटिश सरकार की तो उनके लिए इसके आर्थिक परिणाम नकारात्मक थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असहयोग आंदोलन की वापसी के, कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था। ओके, तो असहयोग आंदोलन की वापसी के कई कारण हो सकते थे कि आंदोलन धीमे पड़ गया था, लेकिन इसकी एक मुख्य घटना थी जिसके कारण इस आंदोलन को अचानक से वापस लेना पड़ा। गांधी जी ने महसूस किया कि कई जगहों पर आंदोलन हिंसक हो रहा था। जैसे चोरी चोरा की घटना थी। चोरी चोरा कहाँ है? ये यूपी में गोरखपुर के पास एक छोटा सा स्थान है। ओके, यूपी में, पश्चिमी यूपी में गोरखपुर के पास, बिहार की बॉर्डर के पास एक छोटा सा स्थान है। पूर्वी यूपी में, पश्चिमी में नहीं, पूर्वी यूपी में गोरखपुर के पास एक छोटा सा स्थान है चोरा चोरी। तो वहाँ पर चोरी चोरा जो स्थान है वहाँ पर हिंसा हो जाती है। और उस हिंसक घटना के बाद गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लेते हैं। तो फरवरी 1922 में चोरी चोरा के पास, जो गोरखपुर के पास है, वहाँ पर 22 पुलिसकर्मी लोगों को, जो 22 पुलिसकर्मी होती है, कर्मी वहाँ पर एक थाने में होते हैं, उनको जिंदा जला दिया जाता है। यानी कि वहाँ पर जो भीड़ होती है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही होती है असहयोग आंदोलन के दौरान, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। भीड़ हिंसक हो जाती है, एक पुलिस थाने को आग लगा देती है और उस घटना में 22 पुलिस वाले जिंदा जल करके मर जाते हैं। यानी कि एक बड़ी हिंसा की घटना हो जाती है असहयोग आंदोलन के दौरान। तो गांधी जी हिंसा के बिल्कुल भी खिलाफ थे, यानी कि हिंसा के इस्तेमाल के खिलाफ थे। तो इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस आंदोलन को हमें वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि सत्याग्रही जो लोग हैं, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, उन लोगों को अभी और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि सत्याग्रह का ये तरीका नहीं हो सकता। सत्याग्रह का मतलब हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। तो इस बात से आहत होकर के गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया। चोरी चोरा की घटना के बाद वापस लिया गया। फरवरी 1922 की घटना थी जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल करके मर गए थे। तो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये कि चोरी चोरा की घटना क्या थी, और दूसरा जो हमारा प्रश्न बनता है कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था। तो यहाँ पर हमारा हो गया असहयोग आंदोलन। उसके बाद 1923 में हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि 1922 तक पहुँच चुके हैं। 1923 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वो है स्वराज पार्टी की स्थापना। अब स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, किसने की, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? जनवरी 1923 में हुआ था। और इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उसके अंदर ही पार्टी थी, यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन ये लोग कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं हुए थे, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक पार्टी बनाने की घोषणा उन्होंने की थी। इस पार्टी के गठन के दो प्रमुख कारण थे। यहाँ पे जहाँ मैं वीडियो अब शूट कर रहा हूँ तो बाहर बारिश हो रही है, तो शायद थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस आपको महसूस हो। तो यहाँ पर इस पार्टी का जो गठन था वो दो कारणों से किया गया था। सबसे पहले कुछ कांग्रेसी जो नेता थे वो असहयोग आंदोलन को बंद करने के जो गांधी जी के निर्णय थे उससे गांधी जी से नाराज थे। यानी कि काफ़ी सारे नेता थे, उसमें CR दास भी शामिल थे, मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। वो नाराज थे गांधी जी से। किस बात से नाराज थे? कि इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। उनको लगता था कि अच्छा भला आंदोलन चल रहा था, अंग्रेज शायद भाग जाते और आंदोलन वापस लेने की क्या जरूरत थी, छोटी मोटी घटना तो होती रहती है, उनको ऐसा लगता था। तो इस बात से वो गांधी जी से नाराज थे, इसलिए उन्होंने अलग दल बनाया। दूसरा कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी ने जो परिषद चुनाव होने थे उनका बहिष्कार कर रखा था। ओके, कि हम नहीं लड़ते इन चुनाव को, उन्होंने बहिष्कार, बॉयकॉट कर रखा था कि ये तो सिर्फ दिखावा है, लड़ने का क्या फ़ायदा, कौन से अधिकार मिलने वाले हमें। लेकिन कुछ जो नेता थे वो चुनाव लड़ना चाहते थे। उन कुछ नेताओं में CR दास, मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। तो इन दो कारणों से 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। तो यहाँ तक हम 1923 तक पहुँच गए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा 1915 से 1923 का सफ़र।
तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। सेकंड पार्ट में हम 1924 से लेकर के 1934 तक के पीरियड में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का मैप वर्क हमने अलग से कर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हो तो अच्छा लगता है, एक फीडबैक मिलता है, हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बेहतर कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।